Okay, so in previous class we have studied the maximum average power, how to calculate it, and we have derived the equation of calculating the maximum average power. It was this. Okay, तो सिमिलरली डीसी की तरह जैसे डीसी में एनालाइज किया था वैसे हमने एसी में एनालाइज किया है, बस यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है कौन सा, इम्पिडेंस वाला, वहाँ रजिस्टिव था, ये हम देख चुके हैं पिछली क्लास पे। ओके, फिर इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस कर लिए थे मैक्सिमम एवरेज पावर पे। फिर हमने एक नई वैल्यू देखी थी, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, और दैट वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव वैल्यू। डीसी इक्विवेलेंट को डीसी के साथ कंपेयर करने के लिए हमने बेसिकली एसी का हम एवरेज वैल्यू तो ले नहीं सकते, इसलिए हम आरएमएस वैल्यू डिफाइन करते हैं। वो आपको पता है, हमने कैलकुलेट की थी, कैसे कैलकुलेट करना है उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया था। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। अभी इसके अंदर हमने बेसिकली पहले हमने मैक्सिमम पावर भी देख लिया, एवरेज पावर भी देख लिया, पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर देख लिया। ओके, so today we will be studying what is apparent power and power factor and one more topic that is called complex power. Okay, तो सबसे पहले apparent power क्या होता है और power factor क्या होता है, ये आज वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर याद होगा हमने पिछली क्लास के अंदर we have assumed that a sinusoidal signal whose value is Vm cos omega t plus theta v. Okay, ये हमने assume किया था। सिमिलरली करंट जो प्रोड्यूस होता था साइनोसॉइडल सोर्स से, दैट इज माय आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आई, जिसमें वी एम क्या है मेरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज एंड आई एम क्या है मेरा मैक्सिमम करंट। कैसे, अगर कहूँ कुछ साइनोसॉइडल कॉस ओमेगा टी है ये, तो कॉस ओमेगा टी कुछ ऐसा चालू होगा लाइक दैट, दिस पीक वैल्यू इज माय वी एम, और आई एम का भी ग्राफ ऐसे ही कुछ होगा, वो भी क्या है मेरा, ये पीक वैल्यू आई एम है। ठीक है, व्हाट इज थीटा वी एंड थीटा आई, दीज आर द फेज एंगल। अगर मैं फेजर डायग्राम इसका बनाना चाहूँ, लेट मी रब दिस, फेजर डायग्राम मैंने आपको बनाना सिखाया है, आप किसी ना किसी को रेफरेंस लेते हैं। सपोज मैं रेफरेंस ले रहा हूँ 0 डिग्री, दिस इज माई 0 डिग्री। वी टी कितना एंगल है, थीटा वी प्लस थीटा वी है, तो प्लस थीटा वी कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, दिस इज माई थीटा वी। ओके, ये मेरा v ऑफ t है। ओके, नाउ व्हाट इज आई टी, आई टी कितना है, थीटा आई है प्लस थीटा आई है, तो आप थीटा आई को इससे ज़्यादा भी मान सकते हो, इससे कम भी मान सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल थीटा आई, सपोज थीटा वी इज माई 30 डिग्री एंगल एंड दिस इज माई 15 डिग्री, तो 15 डिग्री कहाँ बनेगा, इसके बीच में बनेगा, दिस इज माई आई टी। ओके, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड विथ रेफरेंस इज थीटा आई। तो अब इन दोनों के बीच में अगर कोई पूछे व्हाट इज द एंगल बिटवीन वी टी एंड आई टी, वो कितना होगा, ये पूरा थीटा वी है, ये थीटा आई है, तो मुझे ये एंगल फाइंड करना है, दिस इज थीटा वी माइनस थीटा आई। ओके, ये हम देख चुके हैं, याद करो, ये डिराइव कर चुके हैं, दिस इज माई एवरेज पावर। ओके, सो इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया था, फेजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। फेजर फॉर्म में मैग्नीट्यूड एज इट इज आ जाता है और एंगल कितना दे रखा है, थीटा वी। सिमिलरली इसका एंगल थीटा है, ये रहा। ओके, और इसका एवरेज हम निकाल चुके थे, हाफ वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर हमने एक क्वांटिटी देखी थी कि वी आर एम एस, वी आर एम एस क्या होती है, वी आर एम एस हम देख चुके हैं, वी आर एम एस इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट डिवाइडेड बाय रूट टू, अगर याद होगा तो। ठीक है, तो मैं वी एम बाई टू को वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू लिख सकता हूँ टू को, तो ये वी एम बाई रूट टू और आई एम बाई रूट टू को क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस, तो ये लिखा मैंने। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, अब मैं एक नई क्वांटिटी डिफाइन करना चाह रहा हूँ, किसको, लेट मी रब ऑल दिस, ये जो आपका लेक्चर है ये पावर सिस्टम के अंदर बहुत बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल, बेसिक और पावर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इवन मशीन्स के अंदर भी। ओके, क्योंकि वहाँ पे आर एम एस आई आर एम एस आप कन्फ्यूज हो जाते हो, मैं कब पीक लूँगा कब आर एम एस वैल्यू लूँगा, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ओके, सो दिस इज माई एवरेज पावर। ओके, मैं एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ, दिस प्रोडक्ट ऑफ वी आर एम एस एंड आई आर एम एस को मैं एक कैपिटल एस लिख रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एपेरेंट पावर। ओके, दिस इज कॉल्ड एपेरेंट पावर। क्यों एपेरेंट पावर कह रहे हैं, डीसी में अगर आप एवरेज पावर निकालो या कोई भी पावर निकालो तो सिंपल क्या है, उसमें तो सिंपल आप वोल्टेज को और करंट को मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि वोल्टेज इज कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट।
तो उसमें तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हो। अब एसी के अंदर ऐसा एवरेज पावर के लिए आप क्या करते हो, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा से। तो मैं इस वी इंटू आई का प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूँ एसी के अंदर। सो वी आर एम एस एंड आई आर एम एस इज एपरेंट पावर दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट डीसी पावर। ओके, सो सिमिलरली एवरेज पावर बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्ट होता है टू टर्म का, किसके अंदर, आपका सिंपल डीसी के अंदर। बट इसके अंदर प्रोडक्ट वी आर एम एस और आई आर एम एस होता है, उसको क्या कहते हैं हम, एपरेंट पावर, और उसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये तो अपेरेंट पावर हो गया। ये कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई को क्या किया, हम इसको क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं पावर फैक्टर। ओके, ध्यान रखना। सो द दिस कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, थीटा वी माइनस थीटा आई नहीं, कॉस ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर। अब ये पावर फैक्टर क्या होता है वो देखना है, अभी बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा, इस थीटा वी माइनस थीटा आई, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इसे कहते हैं हम पावर फैक्टर एंगल। अगर पावर फैक्टर एंगल का मैं कोसाइन लेता हूं तो दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अब ध्यान रखने वाली चीज, एपरेंट पावर का यूनिट क्या होता है, एवरेज पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। ध्यान रखने वाली चीज, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। एवरेज पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। बट इसका यूनिट क्या होगा, वोल्टेज का यूनिट वी, करंट का यूनिट एम्पियर, तो इसका यूनिट होगा V इंटू ए। ठीक है, सो अपेरेंट पावर इज बेसिकली डिनोटेड बाय द यूनिट वोल्टेज इंटू एम्पियर। ओके, और ये कैसे आता है, आरएमएस वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखना, आरएमएस वैल्यू का प्रोडक्ट होता है। This apparent power is so called because it seems apparent that the power should be the voltage current product by analogy with DC resistive circuit। ठीक है, एनालॉजी है डीसी रेजिस्टिव सर्किट का। अब ये किस में मेजर्ड है, वोल्ट एम्पियर में मेजर्ड है। और वाइल एवरेज पावर किस में मेजर है, वाट के अंदर। मतलब अगर मैं कहूँ वी आर एम एस आई आर एम एस किसके अंदर है, वोल्टेज इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, और एक कॉस, यानी इसको अगर मैं पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये वोल्ट एम्पियर इंटू पावर फैक्टर विल बी कन्वर्टेड इनटू विच यूनिट, वाट। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है। अब दूसरा, अगर आप देख रहे हो, अगर मैं पावर फैक्टर को डिफाइन करूं, पावर फैक्टर को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एवरेज पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर। पावर फैक्टर क्या है, कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। ओके, तो सी, पावर फैक्टर इज इक्वल टू पी, कैपिटल पी का मतलब एवरेज पावर, और कैपिटल एस का मतलब अपेरेंट पावर। ओके, दैट इज डीसी इक्विवेलेंट। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, सिंपल हम जानते हैं। सो दिस इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन कुछ नहीं कि ऊपर भी पावर नीचे भी पावर दोनों कट आउट हो जाएंगे, तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके, और इसको और डिफाइन करते हैं, वेयर थीटा वी माइनस थीटा इज कॉल्ड पावर फैक्टर एंगल। ये है क्या एंगल, थीटा वी माइनस थीटा है क्या, अगर मैं बात करूं तो सपोज दिस इज माई रेफरेंस, वोल्टेज का एंगल कितना है, थीटा वी, दिस इज थीटा वी। ओके, दिस इज थीटा आई। ओके, ये एंगल, दिस इज माई वोल्टेज, दिस इज माई करंट। वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा वी माइनस थीटा आई। मतलब व्हाट इज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये भी लिख सकते हो आप। ओके, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, सो द पावर फैक्टर इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द लोड इम्पिडेंस का भी के इक्वल भी हो जाता है। लोड इम्पिडेंस, इम्पिडेंस का जो एंगल होता है उसके बराबर भी पावर फैक्टर हो जाता है। कैसे हम प्रूव करेंगे अभी, इफ वी इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, अगर हमने माना एक लोड है हमारा, सपोज उसका इम्पिडेंस Z है, फॉर एग्जांपल Z है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज है हमारा V फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I। ओके, सो दैट Z विल बी इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। ओके, वोल्टेज को हमने डिनोट कर दिया वी एम बाई थीटा वी, हम जानते हैं आई को आई एम थीटा बाई वी एम अपॉन आई एम क्या होता है, आप देख लेंगे। और थीटा वी अपॉन थीटा आई क्या होता है, दिस, थीटा आई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा वी माइनस थीटा आई, यही तो क्या है, पावर फैक्टर एंगल। तो इसलिए हमेशा याद रखना, पावर फैक्टर एंगल लोड इम्पिडेंस का जो एंगल होता है उसके बराबर भी होता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज है ये। दूसरा अल्टरनेटिव हम ये भी कह सकते हैं, वी एम को बेसिकली क्या कहते हैं, वी आर एम एस क्या होता है, वी बाई रूट टू होता है। ओके, वी बाई रूट टू होता है, और आई आर एम एस क्या होता है, आई बाई रूट टू होता है।
ओके अगर यहाँ पे सिंपल वोल्टेज बाय आई को अगर हम वी आर एम एस बाय आई आर एम एस करें तो भी, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब भी एक क्वेश्चन आए तो हमेशा वोल्ट इम्पिडेंस निकालना हो तो क्या करोगे, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस कर लो। ठीक है, और एंगल ये आपका अपने आप ही क्या आ गया, पावर फैक्टर एंगल, और इसका कोसाइन लोगे तो क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर। ओके, तो ये यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, power factor is the cosine of the phase difference between voltage and current. Okay, so it is the also the cosine of the angle of load impedance, ये प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, और दूसरा बेसिकली पावर फैक्टर की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। पावर फैक्टर में आल्सो बी रिगार्डेड एज द रेशियो ऑफ रियल पावर डिसिपेटेड इन द लोड टू द अपेरेंट पावर ऑफ द लोड, क्योंकि जो पावर डिसिपेशन होगा वो किसके अंदर होगा, रेजिस्टेंस के अंदर होगा, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटेंस आर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, वो पावर डिसिपेट करते ही नहीं। एवरेज पावर उनमें क्या होता है, जीरो, ये हम प्रूव कर चुके हैं। द एवरेज पावर इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज जीरो। क्यों, क्योंकि जितना पावर ये ले रहे हैं बाद में उतना पावर ये स्टोर करते हैं, फिर उसी को क्या करते हैं, वापस दे देते हैं, तो एवरेज पावर जीरो होता है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। एक और डेफिनेशन बताऊंगा मैं पावर फैक्टर की, अभी लेट मी फिनिश दिस। The power factor may be seen by this by which the apparent power must be multiplied to obtain the real और एवरेज पावर। मतलब apparent पावर को अगर हम पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें को क्या मिल जाएगा, एवरेज पावर हो जाएगा। ये तो सिर्फ फॉर्मूले से आपको पता है। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है पावर फैक्टर की, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले पावर फैक्टर की रेंज कितनी हो सकती है, पावर फैक्टर एंगल कितना होता है, थीटा वी माइनस थीटा आई। ओके, ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो, तो कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होगी, वन, यूनिटी। ओके, अब थीटा वी माइनस थीटा आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है, एंगल कितना वेरी कर सकता है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। ओके, तो क्योंकि 0 से 90 की ही वैल्यू आपकी कोसाइन की चेंज करती है, कोसाइन आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो अगर ये प्लस 90 हो माइनस 90 हो तो कॉस प्लस 90 हो माइनस 90 क्या होता है, जीरो। तो पावर फैक्टर की जो रेंज होती है वो होती है जीरो से यूनिटी। कितनी होती है, जीरो से यूनिटी। अब देखो ये कौन सा लोड हुआ, जब मेरा एंगल थीटा वी और थीटा आई के बीच में एंगल जीरो होगा, ये कौन सा लोड है, अगर याद होगा तो लेट मी rub this whole thing। ओके, अगर याद होगा, सपोज एक रजिस्टिव लोड है, तो रजिस्टिव लोड ये हम पढ़ चुके हैं फेजर डायग्राम जब मैंने आपको बताया था। अगर सपोज दिस इज माय वोल्टेज, ओके, और करंट का भी इसी में यानी सेम फेज में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, जीरो। तो ये कंडीशन किस में आती है, एक रजिस्टिव लोड के अंदर। किसके अंदर आती है, एक रजिस्टिव लोड के अंदर, याद होगा। तो रजिस्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, बट पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी। तो अगर आपको पूछे कि यूनिटी पावर फैक्टर किसका होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है पावर फैक्टर, ये 1, और वो कौन से लोड के लिए होगा, यूनिटी लोड, किसके लिए होगा, रजिस्टिव लोड के लिए, यानी मेरा जो लोड है वो प्योर रजिस्टिव हो। ठीक है, अब एक दूसरा हो सकता है, मिनिमम कब होता है, +90 और -90 दोनों पे ही आपका जीरो होता है पावर फैक्टर। तो +90 का मतलब क्या होता है, लेट मी रब दिस, दिस इज माई वी। ओके, +9 वी को अगर आपने रेफरेंस माना है तो आई का मानोगे +90, ये रहा आई, दिस इज माई आई, ये 90 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो। ये किसके लिए होता है, कौन से एलिमेंट के लिए करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, कैपेसिटर के लिए। तो एक कैपेसिटिव लोड के लिए, प्योर कैपेसिटर के लिए एंगल +90 होता है। लीडिंग लोड कहते हैं हम कैपेसिटर में को, क्या कहते हैं हम, लीडिंग लोड, क्योंकि करंट ही डिसाइड करता है वोल्टेज, क्योंकि रेफरेंस हमने कन्वेंशन मान लिया कि वोल्टेज को हमने रेफरेंस माना है। अगर वोल्टेज से आगे करंट है तो मतलब ये लीडिंग लोड है, तो प्लस कॉस 90 क्या हो जाता है आपका, जीरो। सिमिलरली अगर इंडक्टिव लोड कहें, इंडक्टिव लोड में क्या होता है, -90 डिग्री, यानी करंट लैग करेगा वोल्टेज को, तो जस्ट आई नीचे बनेगा और ये भी 90 डिग्री होगा, बट अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये -90 डिग्री होगा। तो कॉस ऑफ -90 भी जीरो होता है, बट ये कौन सा लोड है आपका, लैगिंग लोड। हमारे पावर सिस्टम के अंदर जो मैक्सिमम लोड्स हैं
जो 90% लोड हैं, जितने भी लोड का मतलब, फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर लोड की अगर मैं बात करूं, सपोज वॉशिंग मशीन या फिर आप जो पानी गर्म करने के लिए रोड यूज़ करते हो, ये सारे क्या होते हैं, इंडक्टर लगे होते हैं सबके अंदर। मोस्टली 90% की लोड के अंदर इंडक्टर लगे होते हैं। तो लोड कौन सा होता है 90%? लैगिंग लोड। प्रैक्टिकल लोड्स क्या होता है, आपके लैगिंग लोड होते हैं। ओके, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नाउ लीडिंग, अभी मैंने कहा ना लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब मेरा लोड कैसा है, कैपेसिटिव लोड, ये भी मैंने आपको बताया। लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या है, मेरा जो लोड है वो कौन सा है, इंडक्टिव लोड है। ओके, और आपका जो बिल आता है वो अफेक्ट करता है पावर फैक्टर अगर पुअर है। पुअर पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, सबसे पुअर पावर फैक्टर का मतलब जीरो। देखो हमने अभी पढ़ा वी आर एम एस आई आर एम एस इज इक्वल टू ये फॉर्मूला भी पढ़ा है हमने। लेट मी रब दिस। ओके, ये पढ़ा है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा। हम ये रियल पावर मैक्सिमम चाहते हैं। तो अगर पावर फैक्टर मेरा मिनिमम हो, कितना हो, जीरो हो, तो एवरेज पावर क्या मिलेगा, जीरो। ये तो हम चाहते हैं नहीं, मैक्सिमम पावर चाहते हैं। तो मैक्सिमम पावर तब मिल सकता है जब मेरा पावर फैक्टर क्या हो, यूनिटी। तो आपका घर का जो नॉर्मल आप अपने एनर्जी मीटर में देखना 0.7 या 0.8 पावर फैक्टर दे रखा होता है। ठीक है, बेसिकली लोड को डिफाइन करता है पावर फैक्टर। आपका जितना लोड होगा उतना इंडक्टिव, जितना ज़्यादा इंडक्टिव लोड होगा उतना बेसिकली पावर फैक्टर पुअर होगा। इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड, हम चाहते हैं आइडियली हमारा लोड क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस। क्योंकि मैक्सिमम पावर फैक्टर वन तभी आएगा जब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो, यानी सेम फेज में कब होगा, रजिस्टिव लोड। लेकिन हमारे घर में रजिस्टिव लोड से ज़्यादा तो क्या होता है, इंडक्टिव लोड। ओके, तो इसलिए पावर फैक्टर यूनिटी अचीव किया नहीं जा सकता। हम कुछ अलग मेथड्स लगाते हैं पावर फैक्टर को यूनिटी करने के लिए। ओके, ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो पावर फैक्टर जितना पुअर होगा, मतलब आपने घर के अंदर कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा लोड क्या रहे, रेजिस्टिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पावर फैक्टर की एक डेफिनेशन और बताता हूँ मैं। अब मुझे बताओ व्हाट, मतलब अगर कोई पूछे कि पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर अगर आपको कहे कि 0.8 है, 0.8 का मतलब क्या है। वन का मतलब क्या होता है पावर फैक्टर का, वन का मतलब आपका लोड कितना है, लोड क्या है, रजिस्टिव लोड है। और 0.8 पावर फैक्टर का मतलब आपका मतलब है 80% मेरा लोड क्या है, रजिस्टिव है। 0.5 का मतलब मेरा 50% जो लोड है वो रजिस्टिव है। तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन अगर मैं कहूँ, दिस इज द फैक्टर हाउ मच द गिवन लोड मैचेस दी रजिस्टिव लोड, ये डिफाइन करता है। मतलब पावर फैक्टर एक पैरामीटर है जो बताता है कि कितना आपका जो घर का लोड है वो कितना मैच कर रहा है एक आइडियल लोड से। आइडियल लोड क्या होता है, आइडियल लोड इज माय रजिस्टिव लोड। क्योंकि आइडियल लोड का मतलब आइडियल वैल्यू, आइडियल वैल्यू यूनिटी होती है, और यूनिटी लोड कौन से लोड के लिए होती है, रजिस्टिव लोड के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ओके, पावर फैक्टर की डेफिनेशन, और पावर फैक्टर आप खूब पढ़ोगे मशीन के अंदर, पावर सिस्टम के अंदर, तो ये बेसिक्स बहुत काम के है। ओके, ना एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल तो सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता चल गया है। फॉर्मूला हमेशा आप ये वाला याद रखो, इसको ऐसे याद रख सकते हो एक नया बाद में, दैट P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, ओके, कॉस थीटा। ओके, दिस कॉस थीटा इज माय पावर फैक्टर, और थीटा क्या है, मेरा पावर फैक्टर एंगल। और थीटा का मतलब, पावर फैक्टर एंगल मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, दैट इज थीटा वी माइनस थीटा आई, कैसे भी याद रख सकते हो। ओके, ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल। अब एक इसने क्वेश्चन दे रखा है, अ सीरीज कनेक्टेड लोड ड्रॉज अ करंट ऑफ दिस। एक सीरीज कनेक्टेड लोड है, सपोज दिस इज माय सोर्स, ओके, और ये मेरा लोड है, सीरीज कनेक्टेड लोड है। ओके, दिस इज लोड को मैंने Z मान लिया। अब इसकी जो सप्लाइड वोल्टेज है वो दिस 120 कॉस ओमेगा टी माइनस 20 डिग्री। ओके, और इससे जो करंट पैदा हुआ वो जनरेट हुआ, दैट इज दिस
फाइंड दी एपरेंट पावर। एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो सबसे पहले वी आर एम एस निकालेंगे। वी आर एम एस कैसे निकालते हो? जो भी वी एम मैक्सिमम वॉल्यूम दे रखी है उसको रूट 2 से डिवाइड कर दो। तो वी आर एम एस मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 120 है। 120 को किससे डिवाइड करो? रूट थ्रू से। सिमिलरली आई आर एम एस कैसे निकलेगी? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4, 4 को रूट से। दिस इज माई 240 वी ए। ये इंपॉर्टेंट ध्यान है, वाट मत लिख देना इसको। वी ए का मतलब दिस इज माई एपरेंट पावर। ओके, पावर फैक्टर क्या निकलता है? पावर फैक्टर इज दी, डायरेक्ट याद कर सकते हो, अगर फॉर्मूला रटना नहीं है तो लिख सकते हो कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, तो ऐसे ही कर सकते हो। तो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं रेफरेंस इसको मानूँ, रेफरेंस दिस इज माई जीरो, लेट मी रब दिस। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। ओके, रेफरेंस मेरा ये रहा, दिस इज माई जीरो लाइन। अब वोल्टेज बनाते हैं। वोल्टेज कितनी है? -20 डिग्री। -20 डिग्री मतलब नीचे बनेगा ये। दिस इज माई वी। ओके, और करंट कितना है? +10 डिग्री है। +10 डिग्री मतलब कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। ये 10 डिग्री है, दिस इज माई 20 डिग्री। और पावर फैक्टर एंगल क्या होता है? वोल्टेज और करंट के बीच में। तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। तो कॉस ऑफ 30 डिग्री इज माई पावर फैक्टर। अब माइनस आएगा। अब ये हमेशा याद रखना, लैगिंग है कि लीडिंग है, ये भी पूछेगा कि दिस एंगल, दिस माई लोड इज लैगिंग और लीडिंग। तो कैसे पता चलोगे? देखो, इसमें पिछड़ कौन रहा है या फिर आगे कौन है? आगे करंट है। करंट का आगे करंट है मतलब करंट ही डिसाइड करता है। करंट आगे है तो लीडिंग है, करंट पीछे है तो लैगिंग है। सो दिस इज माई लीडिंग। लीडिंग में क्या होता है? जो एंगल आता है वो माइनस आता है। कोसाइन, कोसाइन ऑफ -30 निकालो या कोसाइन ऑफ +30 निकालो, वो तो पॉजिटिव आना ही है। बट एंगल -30 माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है लीडिंग को, ध्यान रखने वाली चीज है। और पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है लैगिंग को। एक तो ये तरीका है, और नेचुरल तरीका आप जानते हो, ये जानते हो पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस थीटा वी माइनस थीटा ई। तो थीटा वी कितना है? -20 डिग्री लिख रखा है, -20। थीटा आई कितना है? माइनस थीटा आई कितना है? 10 डिग्री। तो ये -30 डिग्री है। 0.866 लीडिंग क्यों लिखा है? क्योंकि ये टोटल -30 डिग्री है। ओके, अब इसने पूछा है, ये तो हो गया, डिटरमाइन द एलिमेंट वैल्यू दैट फॉर्म द सीरीज कनेक्टेड लोड। यानी एलिमेंट की वैल्यू पूछी है, यानी इंपेडेंस की वैल्यू पूछी है। इंपेडेंस क्या होता है? वी डिवाइडेड बाय वी आर एम एस आई आर एम एस। तो वी आर एम एस आई आर एम एस निकाल लो, चाहे वी एम आई एम निकाल लो। तो इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको क्या लिखेंगे? 120 एंगल -20 डिग्री वी को, और आई को क्या लिखेंगे? 4 एंगल 10 डिग्री। बस, तो ये आ गया। तो इसको सॉल्व कर लो, ये बन गया मेरा इम्पिडेंस। ये मेरा कौन सा पार्ट हुआ? रजिस्टिव पार्ट, ये रेजिस्टेंस है। और ये कौन सा है मेरा? रिएक्टिव पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स है ना, दिस। ठीक है, तो ये अब ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता मतलब क्या होता है? ये इंडक्टर होता। और ये नेगेटिव है मतलब कैपेसिटर है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और कैपेसिटर को हम क्या लिखते हैं? एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा c, ये लिखते हो। देखो ये रहा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आ गई 25.9। कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। तो कैपेसिटेंस की ये जो रिएक्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है XC/1/ओमेगा c। तो बस यहाँ पुट कर दी, माइनस माइनस ओमेगा सी। ओके, सॉरी। तो ओमेगा की वैल्यू कहाँ से आएगी? ओमेगा की वैल्यू आएगी यहाँ से। दिस इज माई ओमेगा टी, 100 पाई। ओके, देखो ओमेगा, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? सी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो वो हम देख लेंगे। एक्स सी की वैल्यू कितनी आ गई? -15, वो हमने पुट कर दी। ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, बस खत्म। सो दिस सी कम्स टू 212.22 माइक्रोफैराड। ओके, तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा आपको, बहुत इजी है। ये विदाउट लैक ऑफ दिस नॉलेज, ये आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर सिस्टम आप नहीं पढ़ पाओगे। ओके, सो now next question, determine the power factor of the entire circuit of figure as seen by the source. ओके, ये एक सोर्स है, इसका पावर फैक्टर निकालना है। ओके, कैलकुलेट द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, एवरेज पावर भी निकालना है। तो सबसे पहले इसका इम्पिडेंस Z निकाल लेते हैं। तो ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। और फिर किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। तो बस देखो, 6 + 4 - j2 आ जाएगा। सो दिस इज माई इम्पिडेंस। ओके, अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज पावर फैक्टर एंगल, ओके, सो
व्हाट इज पावर फैक्टर एंगल, मैंने आपको बताया था कि यही लोड इम्पिडेंस है आपका. ओके, दिस इज माय लोड इम्पिडेंस. सो दिस लोड एंगल, एक होल्ड ऑन. हाँ बताओ. अच्छा, हाँ हाँ करवाई थी, वो इलेक्ट्रिकल में करवा रहा हूँ मैं. ओके ओके, नहीं नहीं वो देख लेंगे, मैं क्लास चल रही, मैं फिर बाद में बात करता हूँ. So this is, sorry for disturbance. So this is my angle, और हमने देखा था पावर फैक्टर एंगल किसके बराबर है, लोड इम्पिडेंस एंगल के बराबर है. तो पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, -13.25. ओके, तो पावर फैक्टर क्या होगा, कोसाइन ऑफ 13.24. ओके, और माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, दिस इज बेसिकली कैपेसिटिव लोड. ओके, देखो कैपेसिटर भी लगा रखा है, इसलिए मैं कैपेसिटिव लोड होना ही था. ओके, सो पावर फैक्टर देखो ये लिख लिया, 0.97 लीडिंग. ओके, so since the impedance is capacitive, the RMS value of the current, अब सिंपल IRMS भी निकाल सकते हैं हम. I एक सीरीज में आ गया तो I क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस. तो वी IRMS निकाल रहे हैं तो VRMS लेंगे, ध्यान रखना. ऐसा नहीं है कि अब IRMS निकाल रहे हो तो यहाँ पे VM ले लो, नहीं VRMS लेंगे. तो ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज माय VRMS, और क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी तो भी हम वैल्यू को क्या मानेंगे, VRMS मानेंगे. ओके, दिस VRMS अपॉन Z. तो VRMS ये दे रखा है, Z दे रखा है, तो दिस इज माय करंट. ओके, और एवरेज पावर क्या होता है, अभी मैंने बताया वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू पावर फैक्टर. तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है 30, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है 4.286 इंटू पावर फैक्टर. पावर फैक्टर निकाल चुके हैं 0.9374, दैट इज इक्वल टू 125 वाट. तो एक तरीका तो ये है आपका. ओके, दूसरा तरीका ये भी है कि एवरेज पावर सारा का सारा डिसिपेट कहाँ होगा, हमें पता है रेजिस्टेंस में होता है. तो इस लोड का, लेट मी रब दिस, ये जो आपको लोड दे रखा है, सॉरी इम्पिडेंस दे रखा है, इसमें दोनों शामिल है, रजिस्टिव और इंडक्टिव. तो इसमें देखो ये क्या है, इसमें 6.8 क्या है आपका, 6.8 इज माई रेजिस्टेंस. तो अगर सारा का सारा एवरेज पावर किसमें डिसिपेट हो जाएगा, इसके अंदर. तो आई स्क्वायर इंटू जेड. ओके, तो आई आर एम एस निकाल चुके, ये तो था डिसिपेशन पावर, आई स्क्वायर इंटू आर. तो आई स्क्वायर इंटू आर लेंगे हम, यहाँ पे आर कितनी वैल्यू है 6.8, कितना आया 125 वोल्ट. चाहे आप ऐसे निकालो ऐसे निकालो सेम होता है, ठीक है. क्योंकि एवरेज पावर हमेशा डिसिपेट किस में होता है, रेजिस्टेंस में, इंडक्टर कैपेसिटर में नहीं होता, क्योंकि वो जीरो होता है वहां पे. ओके गुड. सो होप आपको पावर फैक्टर वगैरह सब समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वांटिटी, कॉम्प्लेक्स पावर. ओके, अभी तक आपने सारा कुछ पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, एपरेंट पावर. तो इसका समरी है एक, मतलब हम एक पावर से ही सबको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो गया, ठीक है. सो कंसिडरेबल एफर्ट हैज बीन एक्सपेंडेड ओवर द इयर्स टू एक्सप्रेस पावर रिलेशन एज सिंपली एज पॉसिबल, ठीक है. अब एक नया इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब पावर एनालिसिस के लिए एक टर्म हमने डिफाइन करी जिसमें सारा पावर इंक्लूड हो जाएगा, पावर फैक्टर कैसे, पावर ट्रांसफर कैसे होता है, कितना पावर ऑब्जॉर्व होता है, दैट विल बी इजीली डिफाइंड बाय कॉम्प्लेक्स पावर. अब कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी. ओके, सो कुछ नहीं है, सेम यही लोड लेना है, और v की वैल्यू हमने ले ली, वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा वी, या फिर ये कर लो, पोलर फॉर्म में लिया है मैंने इसको फेजर में, वी एम एंगल थीटा वाई, और आई को क्या लिया, आई एम थीटा आई, ध्यान रखने वाली चीज़ है. और वी टी एंड आई टू आई टी. द कॉम्प्लेक्स पावर, देखो कॉम्प्लेक्स पावर को हम एस से ही रिप्रेजेंट करते हैं. अब तुम कंफ्यूज हो रहोगे क्योंकि एस तो मेरा अपेरेंट पावर भी है, मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, एक बार पहले समझो. सो द कॉम्प्लेक्स एस absorbed by the AC load is produced, is the product of voltage and the complex conjugate of current. ध्यान रखने वाली ये चीज हम देख चुके हैं. एस एक पावर निकाला था हमने, दैट इज इक्वल टू हाफ वी इंटू आई कॉन्जुगेट. ओके, आई कॉन्जुगेट क्यों लिया है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि हमने कन्वेंशन ऐसा माना है, अगर कॉन्जुगेट नहीं लेते हैं, अगर प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा है, ये देखो, लेट मी सी, ये हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर 38 के अंदर. अगर आपको याद होगा कि हमने वी एम और आई एम, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा, ये था एवरेज पावर. तो अगर हम इसको फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अगर v इंटू आई ले लेंगे तो क्या आएगा, v इंटू आई का मतलब वोल्टेज इंटू आई, तो थीटा वी और थीटा आई,
ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, थीटा वी प्लस थीटा आई। लेकिन हमें क्या चाहिए, थीटा वी माइनस थीटा आई चाहिए, अपने अपने कन्वेंशन उल्टा माना है। तो उसके लिए वो तभी हो सकता है, तो हम आई का क्या लेंगे, हम कॉन्जुगेट। ओके, सो आई विल बी टेकिंग आई कॉन्जुगेट। तो आई कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, एंगल उल्टा हो जाता है। सो थीटा आई विल बी चेंज टू माइनस थीटा आई, तो थीटा वी माइनस थीटा आई आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए, हमारा जो कन्वेंशन माना है और मैथमेटिक्स को करने के लिए हम v इंटू आई की जगह वी इंटू आई कॉन्जुगेट लेते हैं। और एक इसको सर्च करना, इसका एक रीजन तो ये है, एक रीजन और है कि वाई वी आर बेसिकली टेकिंग दिस v इंटू आई कॉन्जुगेट। अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा होगा हम v कॉन्जुगेट क्यों नहीं लेते, v कॉन्जुगेट इंटू आई, उसका भी रीजन है। ठीक है, तो आप एक बार सर्च करना कि वाई वाइल कैलकुलेटिंग द कॉम्प्लेक्स पावर वाई वी आर टेकिंग वोल्टेज इंटू आई का कॉन्जुगेट। ओके, सो आई का कॉन्जुगेट लेने की बात है, तो इसको सर्च करना, अगर नहीं समझ में आए तो वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, डाउट क्लास में एक बार सर्च करना, ये बहुत इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी हैव टेकन द कॉन्जुगेट ऑफ करंट ओनली। ओके, तो सिंपल एक आंसर आपको सबकी बुक में मिल जाएगा, टू मैच द कन्वेंशन एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, कोहेरेंस विद कन्वेंशन, जो हमने कन्वेंशन माना उसको मैच करने के लिए। ठीक है, बट ये अकेला रीजन नहीं है, एक रीजन और है आपका, तो दैट प्लीज सर्च दैट। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं उसको बताऊंगा आपको। ओके, बट टिल नाउ जस्ट सी दैट सिंपल द कॉम्प्लेक्स पावर इज, इसको याद रखो दिस, ये इंपॉर्टेंट है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, क्योंकि वी आर एम एस इंटू आई आर एस का मतलब होता है वी बाई रूट टू आई बाई रूट टू, वो उसको हमने वी आर एम एस और आई आर एम एस लिख दिया है। तो कॉम्प्लेक्स पावर इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये हम देख चुके हैं। ओके, नाउ तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस आ गया। अब इसका एंगल कितना है, थीटा वी, इसका एंगल कितना है, थीटा आई, बट थीटा आई का कॉन्जुगेट कितना हो जाता है, माइनस थीटा आई, तो दैट इज इक्वल टू थीटा वी माइनस थीटा आई। तो ये रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं, इसको फेजर को ओपन कर लेते हैं। तो अगर आपको ओपन होगा, या अगर याद होगा, तो इसमें एक तो रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, दैट विल इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई, एक तो ये टर्म बन गई, प्लस जे इंटू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन थीटा वी माइनस थीटा आई। ओके, तो दो टर्म मिल गई। कॉम्प्लेक्स पावर, कॉम्प्लेक्स का नाम ही है, कॉम्प्लेक्स टर्म के आप जानते हो हमेशा एक दो टर्म होती है, एक तो रियल टर्म होती है और एक इमेजिनरी टर्म होती है। तो रियल टर्म इज दिस। अब अगर याद आ रहा होगा, ये टर्म आपने पढ़ी है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा वी माइनस थीटा, ये आप पढ़ चुके हो। क्या कहते हैं इसको, दिस इज माई रियल पावर, रियल टर्म है इसका, इसका नाम रियल टर्म पावर भी बन गया, या फिर एवरेज पावर, ये हम देख चुके हैं, दिस इज माई एवरेज पावर। ओके, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, दिस इज माई एवरेज पावर। इसको हम रियल पावर भी कहते हैं क्योंकि रियल टर्म है। ओके, सिंपल। दूसरी टर्म है वी आर एम एस आई आर एम एस पावर, कॉस थीटा की जगह हमने क्या ले लिया, साइन थीटा वी माइनस थीटा। दिस इज कॉल्ड माई इमेजनरी पावर, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, रिएक्टिव, और इसको हम कहते हैं कैपिटल पी। ओके, कैपिटल पी का मतलब क्योंकि एवरेज पावर को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर याद होगा, तो बार बार नोटेशन हम चेंज नहीं करेंगे। सो दिस इज माई रियल पावर, ओके, एंड दिस इज माई इमेजनरी पावर। और रियल पावर को हम बेसिकली एवरेज पावर भी कहते हैं, और दिस रिएक्टिव पावर, इमेजनरी पावर को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर, क्योंकि इसके अंदर रिएक्टेंस जो पावर आ रहा है वो रिएक्टेंस की वजह से आ रहा है, इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस। ओके, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है वाट, ध्यान रखना, रियल पावर का यूनिट होता है वाट, और इसका यूनिट क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, दैट इज इक्वल टू वी ए। वी ए किसका यूनिट था, अपेरेंट पावर का, तो इसको रिप्रेजेंट, इसको थोड़ा उससे अलग करने के लिए हम लिख लिया इसका वी ए आर एम एस। ओके, या फिर वी आर एम एस की जगह आप लिख दोगे वी ए आर, R stands for reactive, VAR. This is the unit of Q. Okay. अब इसको हम कॉम्प्लेक्स पावर को उसके इम्पिडेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, देखो ये रहा, Z इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, वही एंगल फिर से पावर फैक्टर एंगल वाला आ गया। अब इसके अंदर वी आर एम एस की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, Z इंटू आई आर एम एस, ये जानते हैं V इज इक्वल टू आई जेड होता है। ठीक है, तो सिंपल ये भी लिख सकते हैं, S इज माई कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, और V स्क्वायर अपॉन जेड भी लिखते हैं। बट ध्यान रखने वाली चीज़ है, नीचे जेड आएगा तो कॉन्जुगेट आएगा,
और यहाँ VRMS इंटू IRMS है तो कॉन्जुगेट है। ओके, यहाँ पे स्क्वायर कॉन्जुगेट लगने का कोई मतलब नहीं है। तो आप एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, और Z क्या होता है, Z इज बेसिकली दो पार्ट होते हैं इसमें, तो रियल आपका रेजिस्टिव पार्ट और रिएक्टिव पार्ट, सिंपल। ऐसे ही अपेरेंट पावर, सॉरी कॉम्प्लेक्स पावर को हम लिख सकते हैं IRMS स्क्वायर इंटू जेड, जेड को हमने लिख दिया R प्लस JX। अब इसको P प्लस JX लिख, P प्लस JQ लिख दिया, जिसमें P क्या है मेरा, क्या है IRMS इंटू R, यही तो मेरा एवरेज पावर है। दूसरा क्या है IRMS इंटू एक्स, दैट इज माई रिएक्टिव पावर और इमेजनरी पावर। तो एक कॉम्प्लेक्स पावर के दो पार्ट्स होते हैं, P प्लस Q, ये हमेशा याद रखना, S इज इक्वल टू P प्लस JQ, दिस इज माई एक्टिव पावर, दिस इज माई एक्टिव, इसको एक्टिव पावर भी कहते हैं। ओके, रियल पावर को एक्टिव पावर भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है। रियल पावर इज माई एवरेज पावर, एक्टिव पावर, दिस इज माई इमेजनरी पावर और रिएक्टिव पावर। जो आपको घर के अंदर पंखा का मतलब, जो एक्टिव का मतलब जो बेसिकली लोड को काम करवाता है, ठीक है। बेसिकली पंखे को अगर हमको चलाना है तो उसमें हमारा जो काम में आएगा वो पावर कौन सा है, दिस इज माई रियल पावर, एक्टिव पावर। पंखे को ये नहीं चलाएगा। ओके, ध्यान रखने वाली चीज है। इसका यूनिट किस में है, वाट के अंदर। और इसका यूनिट क्या होता है कॉम्प्लेक्स पावर का, V इंटू ए, है ना। और रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, VAR। ओके, R स्टैंड फॉर रिएक्टिव। ओके, क्योंकि Q डिपेंड किस पे कर रहा है, लोड के रिएक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और P किस पे डिपेंड कर रहा है, लोड के रेजिस्टेंस पे। ओके, तो अब याद रखना VI cos थीटा, VI cos थीटा, थीटा क्या है, थीटा V माइनस थीटा है, दैट इज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो दैट इज माई एक्टिव पावर और रियल पावर और एवरेज पावर। और वही सेम V इंटू आई साइन थीटा, दैट इज माई इमेजनरी पावर और रिएक्टिव पावर। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ VR में। ठीक है, और अब हम जानते हैं रियल पावर बेसिकली क्या काम में आता है, उसका यूनिट होता है वाट के अंदर, और रियल पावर ही बेसिकली एक्चुअल वर्क करता है। ठीक है, अगर आपने एक स्विच को ऑन किया और पंखा चला, मतलब आपके स्विच से वहां पे कौन सा पावर गया है, रियल पावर, एक्टिव पावर गया है वाट्स के अंदर, जिसने पंखे को चलाया है। अब बेसिकली और रिएक्टिव पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंस वालों पे, इमेजनरी, जैसे क्या किस पे, रिएक्टेंस का मतलब कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। ओके, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। और अब जानते हो कि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के अंदर एवरेज पावर तो जीरो होता है, इसका मतलब ये है दीज आर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। ये ना पावर को बेसिकली एनर्जी स्टोरिंग है तो दे डिसिपेट नहीं करते, जो ना डिसिपेट करते हैं ना सप्लाई करते हैं पावर, बट क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मतलब जितना पावर लिया है इन्होंने, ये वापस देते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज पावर भी कहते हैं, रिएक्टिव पावर को एक्सचेंज पावर भी कहते हैं। ओके, अब इन द सेम वे द रिएक्टिव पावर इज बीइंग ट्रांसफर्ड बैक एंड फोर्थ बिटवीन द लोड एंड द सोर्स। ठीक है, लॉसलेस इंटरचेंज, आइडियल के लिए हम लॉसलेस इंटरचेंज मानते हैं। तो अब ध्यान रखने वाली चीज है इसके अंदर, अगर रिएक्टिव पावर मेरा जीरो है, जीरो कब होगा, जब थीटा V माइनस थीटा आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसका मतलब दोनों सेम फेज में है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ही नहीं है, वो किसके लिए होता है, रजिस्टिव लोड के लिए। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, VRMS। तो यानी हमारा मैक्सिमम एक्टिव पावर होगा और जो रिएक्टिव पावर क्या होगा, जीरो होगा। यही तो चाहते हैं हम। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर हम चाहते हैं, हमारे काम का नहीं है, ज्यादा यूज का नहीं है। क्या काम में आता है मैं बताता हूँ आपको। देखो, रिएक्टिव पार्ट, इसको एक इस मेथड से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, कोई समझाएगा नहीं कि एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर होता क्या है, इसको ढंग से समझना। सपोज आपके घर में आपने स्विच को ऑन किया, ओके, स्विच को, और यहाँ पे ये पंखा लगा हुआ है, दिस इज माय फैन। तो जैसे आपने स्विच को ऑन किया, यहाँ से उठ के कौन सा पावर गया, पी, एक्टिव पावर, जिसने इस पंखे को रोटेट किया। ओके, तो क्यू का क्या काम हुआ, क्यू का क्या काम है, क्यू इज बेसिकली कैरियर ऑफ दिस एक्टिव पावर। क्यू के बिना, मतलब ये मान लो एक्टिव पावर अपाहिज है, यानी एक्टिव पावर क्या करता, रिएक्टिव पावर क्या करता है, इस एक्टिव पावर को यहाँ से स्विच से लेके इस पंखे तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, रिएक्टिव पावर। यानी ये एक गाड़ी का काम कर रहा है, जिसमें गाड़ी ये चला रहा है क्यू, और जिसमें पी बैठा है और पी को वहां पे पहुंचा रहा है। तो मुझे बताओ, अगर क्यू पावर जीरो हो गया तो एक्टिव पावर वहां पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इस पावर को वहां पहुंचने के लिए आप बस लगा लो, ट्रेन लगा लो, मेट्रो लगा लो, साइकिल से भी काम चल जाएगा। यानी मुझे क्या है, रिएक्टिव पावर ज्यादा तो नहीं चाहिए, कम चाहिए, बट
ऐसा नहीं है कि भाई जीरो जीरो होते तो फिर कुछ नहीं होगा, यानी मुझे मिनिमम एक पावर चाहिए जो इस एक्टिव पावर को यहाँ से उठा के वहां तक ले जा सके। ठीक है, बट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा खर्चा आएगा, ज़्यादा लॉसेस आएंगे, ये सब सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पावर सिस्टम में डिटेल में पढ़ोगे, बट ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि व्हाट इज बेसिकली एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर इज दैट पावर ड्यू टू विच द एक्चुअल वर्क इज परफॉर्म्ड, वर्क डन। ओके, और रिएक्टिव पावर बेसिकली क्या है आपका, लॉसेस को काउंट करता है और बेसिकली कैरियर ऑफ एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। ओके, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि भाई जो आपका सपोज फॉर एग्जांपल आप छाछ पीते हो, तो छाछ का गिलास जैसे आप इसने अपने गिलास में डाला, तो ऊपर से आप डालते हो छाछ का गिलास, तो ये तो पूरा भर गया और ऊपर जो झाग रह जाते हैं, तो ये जो झाग है ये तो मेरे रिएक्टिव पावर है, और जो एक्चुअल नीचे जो आपका छाछ है दैट इज माई एक्टिव पावर। ओके, ठीक है, तो जब रजिस्टिव लोड होगा, रजिस्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी, तब मेरा रिएक्टिव पावर क्या होगा, रिएक्टिव पावर क्या होगा, जीरो, सेम ऑब्वियसली है। दूसरा कैपेसिटिव लोड होगा, कैपेसिटिव लोड के लिए मेरा पावर फैक्टर एंगल कितना होता है आपका, लीडिंग होता है, ध्यान रखना, और इंडक्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग। तब कैपेसिटिव लोड के लिए इसके अंदर आप पुट करोगे तो जो आपकी रिएक्टिव पावर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माई नेगेटिव। ओके, और इंडक्टिव लोड के लिए रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब है कैपेसिटेंस रिएक्टिव पावर को जनरेट करते हैं, और जनरेट मतलब नेगेटिव का मतलब सप्लाई कर रहा है। याद करो हमने कन्वेंशन, पैसिव साइन कन्वेंशन पढ़ा था, पैसिव साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव का मतलब पावर इज अब्सॉर्ब्ड और नेगेटिव का मतलब पावर सप्लाइड। तो ये नेगेटिव आया मतलब कैपेसिटर रिएक्टिव पावर को जनरेट करता है, सप्लाई करता है, और इंडक्टिव लोड होते हैं वो रिसीव करते हैं कि पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। ओके, सो फाइनल कंक्लूजन हम कर लेते हैं। सो कॉम्प्लेक्स पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वोल्टेज फेजर एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द आरएमएस करंट फेजर। अब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो एक तो रियल पार्ट होगा जिसे हम कहते हैं रियल पावर और एवरेज पावर, दूसरा हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा दैट इज माय रिएक्टिव पावर क्यू। ये इस ये चीजें आपको पूरा याद रखना है, जितना पढ़ा सब कुछ समराइज इस टेबल के अंदर। देखो कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, एस पी प्लस जे क्यू। ओके, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस का कॉन्जुगेट से निकलेगा, तो देखो वी आर एम एस आई आर एम एस का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल थीटा वी माइनस थीटा आई। अब मुझे बताओ वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस को का प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम, एपरेंट पावर, सी। सो कॉम्प्लेक्स पावर को तो सिंपल एस लिखते हैं। व्हाट इज एपरेंट पावर, एपरेंट पावर बेसिकली कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड है, कॉम्प्लेक्स पावर में एंगल भी शामिल है, बट एपरेंट पावर बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स पावर का। कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, तो समझ में आया एपरेंट पावर और कॉम्प्लेक्स पावर में क्या है, एपरेंट पावर हमारा मैग्नीट्यूड है, वाइल कॉम्प्लेक्स पावर में दोनों है, मैग्नीट्यूड और एंगल। अब कॉम्प्लेक्स पावर का रियल पार्ट तो क्या है आपका, एवरेज पावर, रियल पार्ट, या फिर रियल पावर, या फिर एवरेज पावर, या फिर एक्टिव पावर। ओके, तो देखो ये रहा, रियल पार्ट ऑफ एस इज इक्वल टू एस कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। ठीक है, एस एज इट इज लिख दिया। सिमिलरली एस साइन थीटा वी माइनस थीटा आई क्या हो गया, रिएक्टिव पावर। और पावर फैक्टर आप जानते हो, पावर फैक्टर क्या होता है, पी बाई एस। ठीक है, पी बाई एस हम देख चुके हैं, दैट इज कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। तो इन सब चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर समझ में आ गया तो सारी चीजें आप में इंटरलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो कॉम्प्लेक्स पावर में सारी इंफॉर्मेशन है। कॉम्प्लेक्स पावर में अपेरेंट पावर भी है। अगर मैं इसको रब करूं, 1 सेकेंड, एक कॉम्प्लेक्स पावर निकाले तो इससे सब कुछ जो बोलोगे वो निकल जाएगा। कैसे, कॉम्प्लेक्स पावर में अगर आपको पूछे अपेरेंट पावर क्या है, अपेरेंट पावर विल बी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। कोई पूछे पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, थीटा वी माइनस थीटा आई। कोई पूछे भी एवरेज पावर निकालो तो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ दिस कर दो। कोई पूछे रिएक्टिव पावर निकालो तो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन ऑफ दिस कर दो। ओके, दिस इज हाउ। सो एस कंटेन ऑल पावर इंफॉर्मेशन ऑफ ए लोड। ठीक है, जिसका रियल पार्ट तो अपना एक्टिव पावर है या रियल पावर है, और जिसका इमेजिनरी पावर हमारा रिएक्टिव पावर है, और उसका जो कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज माय अपेरेंट पावर। ओके, नाउ इसको और रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्राइंगल से, पावर ट्राइंगल और इंपेडेंस ट्राइंगल का आपने नाम सुना होगा। ओके, तो देख लो, पावर ट्राइंगल पाइथागोरस ने पढ़ा होगा। ये हाइपोटेनस को हमने एस से रिप्रेजेंट किया है, एस मेरा स्टैंडर्ड वही कॉम्प्लेक्स पावर, क्यू मेरा
परपेंडिकुलर है, रिएक्टिव, और पी मेरा बेस। ओके, ये हमेशा इस पावर ट्राइंगल को याद रखना, आप पता चल जाएगा। व्हाट विल बी द पी, पी विल बी क्या होगा, एस कॉस थीटा। ओके, थीटा क्या है, थीटा इज नथिंग बट द पावर फैक्टर एंगल, दैट इज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, थीटा वी माइनस थीटा आई, ये वाला थीटा वी माइनस थीटा आई, ये। ओके, तो दिस इज द पावर ट्राइंगल, ये कहते हैं हम पावर ट्राइंगल कहते हैं, क्योंकि सारे रिप्रेजेंट कर दिया। इसी को हम इम्पिडेंस ट्राइंगल बना सकते हैं। ये पी को, पी बेसिकली एवरेज पावर किस पे डिसिपेट करता है, रेजिस्टेंस के अंदर, तो आर बन गया। ये क्यू किस में डिसिपेट करता है, एक्स में, और एस को हमने जेड से किया है। सो दिस इज माई इम्पिडेंस, जेड कॉस थीटा आर बन गया, जेड साइन थीटा एक्स बन गया। ओके, दिस इज माई पावर ट्राइंगल, दिस इज माई इम्पिडेंस ट्राइंगल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल से आप सब कुछ निकाल सकते हो। अगर कोई पूछे एक्टिव पावर, दैट विल बी इक्वल टू एस कॉस थीटा और एस साइन थीटा। एस क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ओके, अब दूसरा एक और चीज है, इसको कैसे बताओगे लीडिंग है लैगिंग है। देखो, ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है, ये एस है। तो अगर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू मैंने बता दी ना, थीटा वी माइनस थीटा आई, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये मेरा रेफरेंस है, ये थीटा वी में पॉजिटिव है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फर्स्ट में। देखो फर्स्ट में ये पॉजिटिव है। ओके, ये पॉजिटिव है, मतलब Q मेरा क्या होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव लोड, क्योंकि इंडक्टिव लोड ही पावर को ऑब्जर्व करता है, मैंने अभी आपको बताया। इट मीन्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका है तो लैगिंग लोड होगा, लैगिंग पावर फैक्टर। और अब सपोज थीटा वी माइनस थीटा आई मेरा नेगेटिव है। ओके, माइनस नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मेरा रिएक्टिव पावर नीचे चला गया। ओके, एक्टिव पावर तो देखो वही है मेरा, तो ये मेरा नेगेटिव किस में होता है, कैपेसिटिव में। दिस इज माय कैपेसिटिव लोड और लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, ये सब चीजें आपके काम में आएगी, ध्यान रखना, पावर सिस्टम के अंदर, इवन मशीन्स के अंदर। ओके, लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स। ओके, सो द वोल्टेज अक्रॉस अ लोड इज दिस, एक लोड के अक्रॉस वोल्टेज इतनी दे रखी है, करंट उसके थ्रू दे रखा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको पोलर फॉर्म में कर लो, या फिर आप कैसे भी कर सकते हो। अगर -10 डिग्री है, -10 डिग्री का मतलब क्या होगा, नीचे, ये 10 डिग्री, दिस इज माई आई। ओके, और सॉरी दिस इज नॉट आई, दिस इज वी। ओके, वी -10 डिग्री, और आई कितना है, +50 डिग्री, वो कहाँ होगा, ऊपर। अगर अब आपको कोई पूछे कि लीडिंग है या लैगिंग है, लीडिंग लोड है लैगिंग है, आपको, और ये एंगल कितना है, 50 डिग्री। ओके, दिस इज माई 50 डिग्री, तो आई इज लीडिंग द वोल्टेज, यानी लीडिंग है। ओके, कितने एंगल से, 60 डिग्री से। तो ये तो आप ग्राफिकल कर सकते हो, और बाकी मैथमेटिकल तो कर ही सकते हो। सबसे पहले इसको क्या बना लो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 60 वी आर एम एस वाले फॉर्म में। ओके, वी आर एम एस में 60 मैक्सिमम वैल्यू है, वी आर एम एस कैसे होगी, 60/√2, 60/√2, एंगल कितना है, -10 डिग्री। सिमिलरली ये क्या होगा, 1.5/√2, एंगल 50 डिग्री। ओके, कॉम्प्लेक्स पावर निकालना हमें, इसमें पूछा है कॉम्प्लेक्स पावर और अपेरेंट पावर। तो कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस का कॉन्जुगेट। तो वी आर एम एस तो ये एज इट इज आ गई, देखो ये रहा। आई आर एम एस का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब +50 की जगह क्या आ जाएगा, -50, देखो मैंने 50 कर दिया। तो फाइनली आपके पास ये आ गया, दिस इज माई कॉम्प्लेक्स पावर। और अपेरेंट पावर क्या होगा, अपेरेंट पावर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 45, मेरा 45। ओके, दूसरी चीज क्या करनी है, रियल और रिएक्टिव पावर फाइंड करना है। तो रियल पावर क्या होता है, रियल पावर बेसिकली होता है 45 कोसाइन ऑफ दिस एंगल। देखो 45 कोसाइन, या फिर इसको अपेरेंट पावर को पहले पूरे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लो, कॉम्प्लेक्स पावर को cos ऑफ -60 प्लस j ऑफ -60, ऐसे भी कर सकते हो। तो आपके पास ये आ गया। तो ये जो रियल पार्ट है दैट इज माई एक्टिव पावर और रियल पावर, और ये मेरा 38.97 क्या है, मेरा रिएक्टिव पावर है। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। और देखो एंगल कितना है, रिएक्टिव पावर क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब लीडिंग है और कैपेसिटिव है। ओके, अब पूछा तीसरा, क्या पूछा, पावर फैक्टर एंड लोड इंपेडेंस पूछा है। पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन ऑफ दिस एंगल, कॉस ऑफ 60 आप निकालो, दैट इज 0.5, और लीडिंग जरूर लिखना है। लीडिंग कैसे आया, नेगेटिव है तो लीडिंग आएगा, पॉजिटिव है तो लैगिंग आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। और इंपेडेंस कैसे निकलेगा, वोल्टेज अपॉन करंट, वी अपॉन आई से। तो 60 एंगल -90 डिग्री, ये हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे वोल्टेज दिस, तो ये हमारा आ गया। देखो पावर फैक्टर एंगल यहाँ से भी निकल सकता है, ये हम देख चुके हैं। ओके, गुड। ओके,
One more question. This a load Z draws 12 kVA. ओके, एक लोड है Z जो 12 kVA पावर ड्रॉ करता है, लेता है, kVA में है, VA में है, मतलब क्या दे रखा है हमें, कॉम्प्लेक्स पावर दे रखा है, ध्यान रखने वाली चीज है VA। ओके, VAR होता तो रिएक्टिव पावर दे रखा होता है। ओके, kVA एट पावर फैक्टर भी दे रखा है 0.856 लैगिंग। लैगिंग का मतलब है पॉजिटिव लेना है, लीडिंग का मतलब नेगेटिव लेना है, जो हमने कन्वेंशन माना है। फ्रॉम 120 वोल्ट आरएमएस साइनसोइडल सोर्स, इसका ऐसा समझो, ये मेरे एक सोर्स है, ये मेरा एक लोड है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 वोल्ट आरएमएस दे रखी है, साइनसोइडल कोई एंगल नहीं दे रखा तो हम 0 डिग्री एंगल मानेंगे। और ये मेरा इम्पिडेंस है, इसका लैगिंग पावर फैक्टर 0.856 और कितना पावर ड्रॉ कर रहा है यहाँ से, 12 kVA। ओके, इसने पूछा फाइंड दी एवरेज एंड रिएक्टिव पावर डिलीवर टू द लोड। तो सिंपल पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा 0.856 दे रखा है मुझे, कॉस थीटा 0.856 मुझे दे रखा है, तो थीटा निकल जाएगा, थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ दिस, तो कितना है 31.13 डिग्री। ओके, अब अपेरेंट पावर मुझे दे रखा है 12 इंटू 1000। ठीक है, तो एक्टिव पावर क्या होता है, अपेरेंट पावर इंटू कॉस थीटा, तो 1200 इंटू कॉस थीटा, ये मेरा एक्टिव पावर आ गया। ऐसे ही 1200 इंटू साइन थीटा कर दूं, साइन मतलब साइन 31.3 डिग्री, तो मेरा क्या आ जाएगा, रिएक्टिव पार्ट, दिस इज माई रिएक्टिव पावर। दूसरा क्या पूछा है इसने, पीक करंट पूछा है। पीक करंट मतलब पहले आरएमएस करंट निकाल लो, आरएमएस करंट आपके कैसे निकलेगा, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड से। ठीक है, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड से निकाल लो, या फिर इस फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एस इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये हम जानते हैं। ठीक है, और एस यहाँ से निकल ही गया, एस कॉम्प्लेक्स पावर है, तो है ना, एस यहाँ से निकल ही गया। सो दिस ओके, एस यहाँ से निकल गया, एक्टिव पावर, और दिस वी आर एम एस, वी मुझे पता है कितना 120 एंगल 0, तो आई आर एम एस निकल जाएगा यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू दिस। ओके, तो ये वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू है, दिस इज माई पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब मुझे आरएमएस निकालनी है, तो आरएमएस की वैल्यू आप जानते हो, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाय √2। तो मुझे पीक वैल्यू दे रखी है, तो √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली आई आर एम एस को। दिस इज माई, सॉरी, आई आर एम एस निकालना है, तो आई एम, दिस इज माई पीक, इसको √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तब हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, बेसिकली आई एम की वैल्यू। ओके, मैक्सिमम। अब इसके अंदर देखो 10 आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये तो आई आर एम एस का कॉन्जुगेट आया 100 एंगल 31.3। अब आई आर एम एस निकालने के लिए एंगल क्या हो जाएगा, -31.3, ये रहा। और पीक करंट क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। ओके, ये आई आर एम एस आया है, सॉरी, तो आई आर एम एस की वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज माई इक्वल टू पीक। ठीक है, और लोड इंपेडेंस पूछा है, लोड इंपेडेंस क्या होता है, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, सिंपल। तो ये आपको प्रैक्टिस, ये क्वेश्चंस बहुत काम में आएंगे आपके पावर सिस्टम में। ठीक है, ओके। सो कंजर्वेशन ऑफ एसी पावर, ये लास्ट। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एसी पावर का मतलब आपका, जैसे कंजर्वेशन ऑफ डीसी पावर में हमने देखा था, जितना पावर सप्लाई करोगे उतना बेसिकली सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा, यानी सप्लाइड पावर इज इक्वल टू अब्जॉर्ब पावर। तो वो कॉम्प्लेक्स पावर में भी एप्लीकेबल है, एसी के अंदर भी, एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस दिस 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 दिस। ओके, तो इसमें भी आप निकाल सकते हो, ये पैरेलल लोड है, ये सीरीज लोड है, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हम। तो अगर सप्लाइड पावर क्या होगा, V इंटू आई का कॉन्जुगेट, देखो ये रहा, इसमें I1 प्लस I2 है, तो दैट विल बी, इन दोनों के अक्रॉस नोड वोल्टेज कितनी है, V। ओके, तो V इंटू I1, V इंटू I1 कॉन्जुगेट प्लस I2 का कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, S1 और ये S2, तो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, यानी सप्लाइड पावर इज इक्वल टू अब्जॉर्ब पावर। सिमिलरली अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो भी आ जाएगा, सप्लाइड पावर S क्या होता है, V इंटू आई कॉन्जुगेट, ठीक है, इज इक्वल टू V1, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो V1 प्लस V2 इंटू सेम करंट फ्लो करेगा I, तो आई कॉन्जुगेट। तो ये भी बेसिकली जो हमने कंजर्वेशन ऑफ डीसी पावर देखा था, वो कंजर्वेशन ऑफ एसी पावर पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पावर से रिलेटेड जितनी भी टर्म है एसी पावर में, वो सारी खत्म हो चुकी है। ओके, सो लेट्स एंड द लेक्चर टुडे, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।